गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडवेनिया वेयर लर्निंग बिगेन्स, जहां हम करते हैं मस्ती के साथ पढ़ाई। ओके, तो आज का जो टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10th ग्रेविटेशन, जो हमने शुरू कर रखा है और पढ़ लिया था कहाँ तक, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लास्ट वीडियो में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं, और यूनिवर्सल लॉ इसलिए बोलते हैं भी बताया था क्योंकि ये जो लॉ है ये टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, अर्थ पर हो, ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, आप अर्थ पे है, मून पे, तो सभी के लिए वैलिड है ये। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब जो हर जगह से तय हो, ब्रह्मांड में कहीं पर भी हैं, दूसरी गैलेक्सी में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, आप ब्रह्मांड यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की जितना हमें नॉन है सभी के लिए वैलिड है ये। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, आप हैं, हम हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सभी के लिए ये वैलिड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो आया था, क्या फोर्स जो ग्रेविटेशन का होता है, दैट इज जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वेयर, अपॉन नीचे डिवाइड में डी स्क्वेयर है, तो ऐसे लॉज को बोला भी जाता है क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि नीचे जो f है, f की डिपेंडेंस है लाइक दिस। ठीक है जी। इसका मतलब मैंने बताया था ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। किसका है? प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। अब इसका मतलब क्या है? अगर डी क्या थी? उनके बीच में डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट थे, जैसे मान लीजिए एक ये था, एक ये था, उनके बीच की दूरी सेंटर्स की थी डी, ये था। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने इस डी को 3 गुना कर दिया, पहले इतनी दूर थे, अब ये इतनी दूर हो गए हैं, जो इन डी है 3 गुना बन गई है, 3D कर दिया है। तो उनके बीच में अगर यहाँ पर फोर्स F था, तो अब कितना बन जाएगा? तो F D की जगह क्या रख देंगे? 3D, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 टाइम्स रह जाएगा, 1/9 टाइम। जैसे यहाँ पर मान लो फोर्स था 81 न्यूटन, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 1/9 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 न्यूटन रह जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आज थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एक जो येलो से कलर का स्पाइरल दिया हुआ आपके में बॉक्स में, जहाँ पर आइजैक न्यूटन की पिक्चर भी दी हुई ना, उनके जीवन के बारे में बताया गया है, बायोलॉग्राफी क्या क्या उन्होंने किया, उसके साइड में केपलर्स लॉ का जिक्र है। थोड़ा सा वो बता देता हूँ, आप कोई बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने में उसको, तो केपलर्स लॉ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जी। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी बोलते हैं इसको, प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। उसमें थोड़ा सा तीनों लॉ के बारे में जिक्र दिया है। तो जॉन केपलर ने जो ग्रह हैं हमारे, प्लेनेट्स हैं, उनकी मोशन को स्टडी किया और अपनी कैलकुलेशंस के आधार पर 3 लॉ बनाए, जिनको केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी बोला जाता है। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है जी? ऑर्बिट होता है पाथ, जिस पाथ में जो प्लेनेट है सन के अबाउट रिवॉल्व करता है, कक्षा भी बोलते हैं उसको। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या स्टेट करता है? एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स around the sun in an elliptical path, and sun is situated at one of the foci। ये है जी पहला लॉ। देखिए आप 9th क्लास में हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जो क्यूरियस स्टूडेंट है, जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए,
that are those students will try to grip this. तो law of orbit, every planet revolve around the sun in an elliptical. elliptical होता है अंडाकार पाथ। कैसा जी? अंडाकार। इलिप्स आपने पढ़ी नहीं होगी ना, जिसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। ये बात समझ में आ गई है। अब इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से देखें कैसे बताया है मैंने, कि प्रत्येक प्लेनेट है जो सन के अराउंड दीर्घवृत्त पाथ में रिवॉल्व करता है, और सन एक फोसी, ये फोकस का प्लूरल है। अभी सारी बात इसको उतारने के बाद ये समझो, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या बताया सर ने। ये देखिए, एक तो वर्ड आया यहाँ पर फोकी भी बोलते हैं उसको, फोकस। फोकस का जो प्लूरल होता है वो होता है फोकी। ये बात समझ में आ गई। फोकस सिंगुलर होता है, फोकी प्लूरल होता है। ओके, तो एवरी प्लेनेट, इलिप्स सर्कल तो सुना होगा आपने, छोटे क्लासेस में सर्कल भी पढ़ा आपने। ऐसे ऐसे गोल बनाते हैं आप, बिल्कुल। ये इसका सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। सर्कल तो देखा होगा ना आपने। सर्कल को थोड़ा सा प्रेस कर दो, यानी कि कैसा कैसा, कुछ कुछ ऐसा बन जाए। सही नहीं बना, सही नहीं बना। सही क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां से ऐसे आना है। इलिप्स, अंडा तो देखा होगा सभी ने, एग, वैसा होता है इलिप्स। तो प्रत्येक प्लेनेट है जो वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। किसमें? इलिप्टिकल। ये दीर्घवृत्त है जी। सर्कल को थोड़ा सा प्रेस कर दो। दो तरह की इलिप्स होती हैं, एक ऐसी और एक ये इलिप्स। इसको बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ओके, तो इसके दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। ये F1 है। तो सन है ना, जो सन किसी एक फोकस पर होता है, यहाँ पर ऐसे, दिस इज सन S, और ये है प्लेनेट। ये क्या है आपका? प्लेनेट। तो पहला ला ये है कि प्रत्येक जो प्लेनेट है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। सर्कुलर में नहीं, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, और सन किसी भी एक फोकस पर होता है। सन किसी भी एक फोकस पर होता है। दो फोकस होते हैं इसके, तो किसी एक पर सन दिखाना है। ये पहला ला है, जिसको ला ऑफ ऑर्बिट। ये बताता है कि प्लेनेट का जो पाथ है अराउंड द सन वो कैसा होता है, उसका ऑर्बिट कैसा है, तो इलिप्टिकल है। ये पहला ला है। ठीक है जी। सेकंड ला है ला ऑफ एरिया। ला ऑफ एरिया, सेकंड ला समझे? लॉ ऑफ एरिया। इसमें क्या है? द रेडियस वेक्टर drawn from planet to the sun या sun to the planet, एक ही बात है। drawn from sun to the planet या planet to the sun, ऐसे भी लिख सकते हैं। planet to sun sweeps out equal area in equal intervals of time, in equal intervals of time। अब इसको ध्यान से समझो बच्चों। अब प्लेनेट ये P, मान लीजिए इसकी पोजीशन यहाँ पर है P1, यहाँ पर थी, सॉरी यहाँ पर मान लो P1 है प्लेनेट, यहाँ पर अब घूमता रहा ना, अलग अलग पोजीशन है इसके अराउंड। तो रेडियस वेक्टर, एक बार यहाँ से ये वेक्टर ज्वाइन कर दिया सन से, और एक बार ये ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। प्लेनेट की दो पोजीशन है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर प्लेनेट क्या है? सन से दूर है, तो उसकी स्पीड स्लो होती है। प्लेनेट की स्पीड जितना सन से दूर होता है, अब यहाँ पर जब प्लेनेट आएगा तो सन के क्लोज आ गया है ना, तो जल्दी घूमता है यहाँ पर। ये सारा आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, तो जल्दी घूमेगा। तो यहाँ से जो वेक्टर ड्रा होगा ये और ये, तो ये एरिया जो शेडेड किए गए हैं, ये मान लीजिए प्लेनेट की P3 पोजीशन है, ये प्लेनेट की P4 पोजीशन है,
तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एरिया P1S P2, एरिया P1S P2 बराबर होगा किसके, एरिया P3S P4 के। ये थोड़ा सा जिक्र दिया है इसीलिए मैंने करवाया है आपको, जिन बच्चों को करना है, क्यूरियोसिटी है जानने की, उनके लिए ये बताया है मैंने कि एरिया ऑफ लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, जो रेडियस वेक्टर जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस वेक्टर ड्रॉन हुआ है वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जितने टाइम में P1 से P2 पर गया है उतने ही टाइम में प्लेनेट P3 से P4 पर पहुंच लिया। अभी यहाँ पर ज़्यादा दूर क्यों चला गया, क्योंकि सन के नज़दीक आ गया प्लेनेट, तो यहाँ पर जो घूमने की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लेगा। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होते हैं जी, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सेकंड लॉ है, समझ में आया। और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताया है। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए planet is directly proportional to the cube of semi-major axis, यानी कि टी स्क्वायर है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। अब आर क्या है ये देखिए ध्यान से, अगेन इलिप्स बना लीजिए, क्या बना लीजिए, इलिप्स। ये मान लो होगी आपकी इलिप्स। तो इसकी दो एक्सिस होती हैं, ये जो लंबे वाली है ये जो मैंने, ये तो होती है मेजर एक्सिस। कौन सी एक्सिस, मेजर। और ये यहाँ से यहाँ होती है माइनर एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस। तो क्यूब ऑफ सेमी मेजर, सेमी का मतलब होता है आधा, यहाँ से लेकर ये जो है आर, ये डिस्टेंस है आर, ये होती है मेजर एक्सिस, ये होती है छोटे वाली माइनर एक्सिस। मेजर बड़ा और माइनर छोटा, तो सेमी मेजर, सेमी का मतलब आधा। जो टी स्क्वायर है, टी क्या है, जितने समय में जो, जैसे अर्थ है ना 365 से 1 × 4 दिन, 36514 डेज। ओके, इसमें चक्कर लगाती है अपना, तो ये इसका टाइम पीरियड है। तो इसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो ये थे जी केपलर के लॉज जो आपके में डिस्कस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अब फ्री फॉल। नेक्स्ट क्या है, फ्री फॉल। समझे इसको अब ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री फॉल, मुक्त पतन बोलते हैं इसको, मुक्त पतन। एज द नेम सजेस्ट, फ्री, फ्री का मतलब कह देते ना, जा तुझे फ्री कर दिया, जीवन दान दे दिया, मुक्त कर दिया तुझे, मुक्त, पतन गिरना, फ्री फॉल। तो अब सिंपल सा डेली लाइफ से ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। क्या देखते हैं आप, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर फेंकते हैं तो अपने आप ही वो नीचे आता है। कहने का मतलब क्या है कि जो अर्थ है वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये ग्रेविटेशन में भी तो पढ़ा था, एप्पल वाला एग्जांपल, वो ट्री के नीचे बैठे होते, एप्पल नीचे आके गिरी, ऐसा ऐसा था ना। तो इसमें भी क्या होता है
कि जो अर्थ है वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर गया है तो उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, पुल करती है अर्थ। समझ में आई कुछ बात, कि जो अर्थ है प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है। अब सेंटर की ओर खींचेगी तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्यों होगा, इस पे लगातार एक फोर्स लगेगा ना, दिशा तो चेंज होगी नहीं इसकी, जिस दिशा में नीचे गिरने लग रहा है उसी में जाएगा, लेकिन फोर्स की वजह से, फोर्स अब नीचे, क्योंकि जो F था ये देखें अब 1/r² था, यानी कि r जितना कम F उतना ज़्यादा। जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आता जाएगा फोर्स, उस पर लगने वाला जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, तो फ्री फॉल क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ध्यान दें यहां पर एक टर्म और आई है, ग्रेविटी। कौन सी आई है, ग्रेविटी, गुरुत्व बल जिसको बोलते हैं, गुरुत्व, क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्व बल। ग्रेविटी में क्या हो जाता है, बस एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना मस्ट हो जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, वो ग्रेविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेविटी। ग्रेविटेशन में तो क्या था, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो यूनिवर्स के, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो यूनिवर्स के, उनके बीच में जो फोर्स है वो तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब उन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हमारा कौन बन जाए, अर्थ बन जाए, एक ऑब्जेक्ट अगर हमारा अर्थ हो, क्यों कौन हो, अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम हम क्या रख देते हैं, ग्रेविटी रख देते हैं। अब प्रत्येक जो प्लेनेट है उसकी अपनी ग्रेविटी होती है, प्रत्येक प्लेनेट की, ध्यान दें, मार्स की अलग है, जुपिटर की अलग है, जो भी प्लेनेट है सबकी अब अपनी ग्रेविटी होती है, ईच ऑन ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी यहाँ पर, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ की बात करते हैं जनरली, तो ग्रेविटी के लिए हम क्या कह देते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, ग्रेविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या बन गई है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ and any other object of the universe, any other object of the universe is known as gravity, is known as gravity। तो ये तो बात क्लियर होगी कि जो ग्रेविटी है वो क्या है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस किस के बीच में, अर्थ के और किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो फ्री फॉल क्या बना है कि जो यही तो फोर्स है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं नीचे क्यों आता है, क्योंकि अर्थ और उसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको ग्रेविटी बोला है। अर्थ है जो जैसे क्रिकेट बॉल कितनी ऊंचे चली जाए, है ना, नीचे तो आएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट आप फेंकते हैं नीचे आता है, क्यों आता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फ्री फॉल क्या होता है, जब उस ऑब्जेक्ट पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो ओनली अर्थ का ग्रेविटी फोर्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप छत पर गए, कहने का मतलब और अच्छे से सिंपल से समझें इसको, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको जेंटली ड्रॉप कर दिया ऊपर से, तो अपने आप कहाँ गया है, ये नीचे गया है ना, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने तो बस अपने हाथ से रिलीज किया इसको, अब अपने आप गया है, तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को बोलते हैं हम फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, मुक्त पतन, अपने आप जाना, मुक्त हो गया है, पतन माने नीचे गिरना, फ्री फॉलिंग। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला जाता है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल उस मोशन को बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट पर केवल एक ही फोर्स लग रहा हो, ओनली ग्रेविटी फोर्स, और कोई फोर्स ना हो। ठीक है जी, तो क्या हो गया है, देखिए ध्यान से, फ्री फॉल में अच्छे से समझें।
तो फ्री फॉल क्या है? मुक्त पतन। तो क्या लिखेंगे इसमें? whenever क्या कि जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही नीचे आए उन्हें क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो whenever objects fall towards the earth, whenever objects falls towards the earth, whenever objects falls towards the earth under the gravity force alone, under the gravity force alone। क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट्स जो नीचे गिरे किसकी वजह से? ओनली अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ओनली। ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। कहने का मतलब क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही फोर्स की वजह से नीचे आए, ओनली कौन सा फोर्स? ओनली ग्रेविटी का फोर्स। बस सिंपल सी बात है। मुक्त उनको बोलते हैं। और सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्री फॉल एक काइंड की मोशन है। फ्री फॉल वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन मूव करता है। उस पर केवल एक ही फोर्स लगता है और वो कौन सा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने जोर से ऐसे करके नहीं फेंकना है नीचे, छोड़ना है बस आपने जेंटली छत पर से, जैसे नॉर्मली ड्रॉप हो गया है। ठीक है? अरे ठीक है, जैसे आम पकने के बाद बिल्कुल ज़्यादा पक गया है, अपने आप ही नीचे गिर जाता है ना। आपने पेड़ नहीं लाया है, नीचे गिरा हुआ मिला आप गए, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आया है, तो उसकी मोशन है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की मोशन। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फ्री फॉलिंग बोलते हैं। तो अब फ्री फॉलिंग में क्या एक्सेलरेशन भी होता है? क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? अब यहाँ पर हम देखें कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखें थोड़ा सा एक बार फिर। तो एक्सेलरेशन क्या होता था? थोड़ा सा अभी रिमाइंड कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या था? कि जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है जी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बताई थी? जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को दो तरीकों से चेंज किया सकता है, तीन भी कह सकते हैं हम। बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग डायरेक्शन। बाय चेंजिंग डायरेक्शन या बोथ। डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, दोनों ही चेंज हो जाए तब भी चेंज हो जाएगी। तो अब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है नीचे, ये अर्थ है, ये क्या है? तो इसकी दिशा तो चेंज हो नहीं रही, यानी कि ये तो खत्म हो गया कंसेप्ट। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? यस, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का ही पढ़ा था हमने 1/r² या d²। डी यूज किया तो डी, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। ग्रेविटेशन का ही स्पेशल केस है ग्रेविटी। बस
तो d यानी कि d जितना कम होगा यहाँ पर फोर्स उतना ही ज्यादा। तो यस, जो फोर्स लगने वाला है अर्थ का ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी भी लगातार बदल रही है। जैसे जैसे ये अर्थ के नजदीक आता जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है किसका, वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस है आएगा, एक्सेलरेशन ऑब्वियस है आएगा। तो एक्सेलरेशन आने की वजह से तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो कैसी मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है। कैसी मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका डेफिनेट है कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा, एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो एक बार टाइम देख लेते हैं। ओके 26 हुए हैं जी। तो अब हमने क्या करना है, इसी एक्सेलरेशन को निकालना है कि जो अर्थ के टुवर्ड्स कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आता है, और जिसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वीडियोज को पूरा देखें, यही आपसे रिक्वेस्ट है जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। तो वही बात कि वीडियोज को पूरा जरूर देखें जी, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, सी यू एंड मीट विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।